हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसर ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आपके 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सो बिना किसी तरीके आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक क्या होता है, प्रोसेस होता है ऑफ रिव्यूइंग एंड एवल्यूएटिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट को पूरा अच्छा सा रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मेरा बिजनेस फ्यूचर में कैसा करने वाला है। तो ये भैया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में समझाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एंड प्रोसेस होता है जहां पे आपको बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस पता चलता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल ईयर एंड में ही बनाया जाता है, जो आपके बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। जब उसी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम फर्दर एनालिसिस करते हैं ना, तो उसी को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। मतलब जो आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया या आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, जब उसको हम पूरा रिव्यू करते हैं, हम लोग एवल्यूएट करते हैं कि देखते हैं कि मेरा फ्यूचर में ट्रेंड कैसा होने वाला है, मेरा फ्यूचर में बिजनेस कितना ग्रो करने वाला है। तो टोटली को जब एनालिसिस करते हैं ना भाई, उसी को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक क्या होता है भाई, प्रोसेस होता है ऑफ रिव्यूइंग एंड इवैल्यूएटिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम कंपनी के बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को, कैश फ्लो आपके स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं और उसके बारे अंदर में जाके और उसके बारे में स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं, तो उसी को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका एनालिसिस बोलते हैं। टू गेन इनसाइट इनटू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल हेल्थ। मतलब सिंपल सा बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आपके बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो को स्टडी करके फ्यूचर ट्रेंड पता करते हैं, फ्यूचर में होने वाले मेरा फ्यूचर में ग्रोथ कितना होने वाला है बिजनेस का, ये पता करते हैं। साथ ही साथ मेरा बिजनेस का स्टेबिलिटी कैसा है वो पता करते हैं। तो उसी को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। मतलब हम लोग बिजनेस के ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। इट हेल्प्स stakeholder like investor, creditors and management to make informed decision regarding the company's operation, investment and financial planning। मतलब ये अपने स्टेक होल्डर को बहुत हेल्प करता है। जैसे कि स्टेक होल्डर लाइक जो क्रेडिटर है या इन्वेस्टर है, कंपनी को पैसा दे या ना दे, ठीक है। तो और उनको एक अच्छा डिसीजन लेने में क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। फिर भैया नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहला टाइप से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल को हम लोग कंपैरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल को हम लोग कंपैरेटिव या ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल को। इसमें क्या होता है ना, इस मेथड में हम लोग फाइनेंशियल, जैसे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ईयर बाय ईयर बहुत सारा। जैसे कि 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होगा, 2023 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होगा, 2024 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होगा। जैसे कि 2022 में सेल्स इतना था, 2 लाख था, मान लो 2023 में आपका सेल्स हो गया 5 लाख, फिर 2024 में हो गया सेल्स हो गया 10 लाख। तो सेल्स कितना गुना से बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं। डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या कंपैरेटिव। आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर ए पीरियड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन परफॉर्मेंस। मतलब फ्यूचर में ट्रेंड्स कैसा हुआ, चेंज हुआ है, मतलब मेरा बिजनेस कहाँ पे जा रहा है ये पता लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ऑब्जेक्टिव। फिर इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, पहला एनालाइज द ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ कितना है या बिजनेस नीचे तो नहीं गया है देखना। स्टेबिलिटी कैसा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स का, ठीक है। उसके बाद फोकस, हम लोग ईयर ओवर ईयर चेंजेस, लाइक रेवेन्यू में कितना चेंजेस आया, एक्सपेंसेस में कितना चेंजेस आया, एसेट कितना बढ़ा है, एसेट कितना घटा, ये सब देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कंपेयरिंग 2022, 2023 एंड 2024 टू सी द ग्रोथ ट्रेंड। कितना ग्रोथ का ट्रेंड बोला, मतलब बिजनेस में ग्रोथ कितना हुआ है, ये हम लोग पता लगाते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। फिर भैया नेक्स्ट होता है आपका रेशियो एनालिसिस। क्या होता है भाई, रेशियो एनालिसिस। देखो रेशियो एनालिसिस क्या होता है, जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में बहुत सारा आइटम्स होता है ना, उस आइटम्स के मतलब 2 आइटम्स को एक साथ रख के हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, जैसे कि
आपको मान लो कि आपको पता लगाना लाइक कि बिजनेस में बिजनेस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हम लोग दे सकते हैं नहीं सकते बिजनेस में, तो ये पता लगाना है कि मेरा जो बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे कर सकता है नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज हम लोग जब कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वो वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो इससे पता चल रहा है ना कि बिजनेस अपना करंट लाइबिलिटी को पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये होता है आपका रेशियो एनालिसिस। क्या होता है आपका रेशियो एनालिसिस। देखो रेशियो एनालिसिस क्या है, तो एक क्वांटिटेटिव मेथड है दैट आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब दो या दो से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर के आइटम्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, इट ऑफन यूज टू एसेस द कंपनी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। इससे कंपनी के फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को हम लोग पता लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे करंट रेशियो निकालना अपने को, तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कर देंगे तो निकल के आ जाएगी कि फर्म अपना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप कौन बता रहा है भाई, रेशियो एनालिसिस से तो बता रहा है। तो इससे यही पता चल रहा है कि कंपनी अपना लायबिलिटी को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये कैसे हुआ, जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे आइटम्स होता है, तो हम लोग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज को हम लोगों ने क्या किया, दोनों में रिलेशनशिप निकाला और रिलेशनशिप निकाल के ये पता लगा कि कंपनी अपना लायबिलिटीज को पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम लोग रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट भैया कैश फ्लो एनालिसिस की। कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। तो दिस मेथड फोकस ऑन द एनालाइजिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट टू एवलुएट द कंपनीज लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू जनरेट कैश। मतलब कैश फ्लो एनालिसिस आपको ये समझाता है कि एक बिजनेस कितना कैश जनरेट कर पा रहा है। फिर बता रहे सबसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो बिजनेस कैश जनरेट कर पा रहा है क्या उसके केस में खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, ये खर्चा कम करके उसने ज्यादा कैश जनरेट किया है, इफिशिएंसी कैसा है बिजनेस का। और साथ ही साथ कंपनीज का लिक्विडिटी को बताते हैं कि कंपनी के पास कितना पैसा है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में कितना पैसा पड़ा हुआ है, और ऐसा एसेट जो क्विकली केस में कन्वर्ट हो रहा नहीं, ऐसा कंपनी के पास एसेट है या नहीं है। तो भैया ये बताता है आपका कैश फ्लो एनालिसिस। एग्जांपल के तौर में जब देखोगे आप, यह पता चलेगा आइडेंटिफाइंग द वेदर ए कंपनी जनरेट कैश इनफ फ्रॉम द ऑपरेशन टू कवर द एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी इतना कैश जनरेट कर पा रहा है जैसे कि वो अपना एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट को कर ले। तो इसी को हम लोग कैश फ्लो एनालिसिस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। क्या होता है भाई, वर्टिकल एनालिसिस, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन साइज एनालिसिस। देखो वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। मान लो कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक आपका मान लो कि इनकम स्टेटमेंट या मान लो बैलेंस शीट है, तो उसमें मान लो कि इनकम स्टेटमेंट ही है, तो इनकम स्टेटमेंट में मान लो आपका सेल्स है, क्या आपका सेल्स है, तो सेल्स को बेस मान के, जब सेल्स को बेस मान के हम लोग डिफरेंट आइटम लाइक एक्सपेंसेस, आपका इनकम, आपका ग्रोस प्रॉफिट, उसको कंपेयर करते हैं, तो वो बनता है आपका क्या, वर्टिकल या कॉमन साइज एनालिसिस। मतलब इस एनालिसिस में एक कॉमन बेस ईयर होगा, उसी कॉमन बेस ईयर से हम लोग एंटायर आइटम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कैसा है बिजनेस में, क्या चल रहा है बिजनेस में। मतलब मान लो कि मैंने सेल्स किया, मान लो कि सेल्स को मान लिया मैंने 100, ठीक है। सेल्स कितना हो गया भाई अपना, सेल्स को मैंने माना क्या है 100 माना, मान के चलो सेल्स को मैंने क्या माना है, सेल्स को माना मैंने लेट सपोज 100 माना है, ठीक है। और मेरा एक्सपेंसेस कितना है बिजनेस में, तो बिजनेस में एक्सपेंस मतलब 20 रुपया है, ठीक है। तो सेल्स के अगेंस्ट में मेरा खर्चा कितना हो रहा है ये मुझे पता करना है, तो क्या करूंगा, सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स को डिवाइड करूंगा, मतलब सेल्स को बेस मानना होगा, एक्सपेंसेस ऊपर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा 100। तो इसके रिगार्डिंग मेरा सेल्स का 20% क्या है, खर्चा या नहीं, एक्सपेंसेस है या नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिकल या कॉमन साइज एनालिसिस। देखो यहाँ पे आपको दिस मेथड इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग each financial statement item as a percentage of बेस फिगर, एग्जांपल टोटल सेल या टोटल एसेट, मतलब टोटल सेल्स को हम लोग बेस मान लेंगे और उसी से हर आइटम को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर आइटम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि बिजनेस कैसा कर रहा है, कि खर्चा के, मान लो कि सेल्स के अगेंस्ट में खर्चा कितना है, सेल्स के अगेंस्ट में इनकम क्या है, सेल्स के अगेंस्ट में ग्रोस प्रॉफिट क्या है अपना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच आइटम रिलेटिव टू द बेस एंड एसेस द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये पे पता चलता है हम लोग को। फिर सिंगल पीरियड एनालिसिस विद द प्रोपोर्शन इंसर्ट, इसमें सिंगल, इसमें हम लोग मल्टीपल ईयर को कंपैरिजन नहीं करेंगे, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही बेस ईयर मान के हम लोग टोटली उसका काम करने वाले हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एक्सप्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स इन द इनकम स्टेटमेंट। अभी देखो नीचे में पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, डिफाइन कॉमन साइज स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मतलब आपको बताना कि कॉमन साइज स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद ही होगा, ये जो पढ़ा था हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, सेम इसी का जैसा है, सेम यही होता है। मतलब कॉमन साइज आपका देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी कॉमन साइज एक्चुअली ये कंपैरेटिव होगा। और आपका जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है ना, आपका ये वाला हॉरिजॉन्टल होगा आपका कंपैरेटिव, और कॉमन साइज आपका होगा वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्टिकल एनालिसिस को फिर से हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से। यहाँ पे देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इन विच ईच लाइन, हर एक आइटम को, ठीक है, ईच लाइन आइटम एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ बेस अमाउंट टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन एनालिसिस। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। सो बहुत सारे आइटम्स को एक बेस ईयर मान के उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम लोग कंपैरिजन करते हैं दूसरे दूसरे आइटम से। ठीक है, in a common size income statement, each item shown as a percentage of total sales revenue, while the common size balance sheet, each item expressed as a percentage of total asset and total liabilities and the equity। मतलब यहाँ पे ये बोला गया जब इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे तो सेल्स को या रेवेन्यू को हम लोग बेस मान के डिफरेंट आइटम से डिवाइड करेंगे, और साथ ही साथ जब हम लोग का कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा, ठीक है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगा, मतलब सॉरी कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगा, तो ईच आइटम को एक्सपेंस करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटीज के हिसाब से। तो इसी को हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब कॉमन साइज स्टेटमेंट में हर एक आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करके एनालिसिस किया जाता है, तो उसी को हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं भाई। ठीक है, अब देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ते हैं लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट के। सबसे पहले टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है और बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ये पता लगाता है। फिर टू कंपेयर द फाइनेंशियल डाटा अक्रॉस द कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइज और इंडस्ट्रीज। मतलब हम लोग फाइनेंशियल डेटा जो होता है ना, वो डिफरेंट कंपनीज के डेटा से भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ओवर टाइम। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स की, बिजनेस में ट्रेंड्स कैसा चल रहा है, ठीक है, ग्रोथ क्या है, ये पता लगाते हैं हम लोग। फिर की फीचर्स क्या है इसका, डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ए परसेंटेज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो भाई कॉमन साइज स्टेटमेंट में डेटा को आपको परसेंटेज के फॉर्म में ही बताना पड़ता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर्स के फॉर्म में बताना नहीं पड़ता है। सिंप्लीफाइज कंपैरिजन बाय द न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ साइज। मतलब इससे कंपैरिजन सिंपल वे में किया जाता है। यूजफुल फॉर द बोथ इंट्रा कंपनी ओवर टाइम एंड द इंटर कंपनी अक्रॉस द कंपनी। मतलब ये जो आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है ना, ये बनाया जाता है कंपनी के, मतलब इसके हेल्प से हम लोग कंपनी के अंदर वाले ट्रेंड को भी पता लगा सकते हैं, और डिफरेंट कंपनीज मतलब कंपनी के बाहर, ठीक है, कंपनी के बाहर वाले ट्रेंड्स को भी पता लगा सकते हैं। मतलब ये दोनों, ये कंपनी के अंदर भी काम आता है, कंपनी के बाहर भी काम आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इफ सेल्स आर, यहाँ में लिखा है ना, यहाँ 10 लाख डॉलर्स है यहाँ, ठीक है, यहाँ 10 लाख डॉलर्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर कितना तुम्हारा 4 लाख है। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 4 लाख, इसको डिवाइड करेंगे 10 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 40%। मतलब सेल्स का 40% अपना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो ये पता लगा सकते हो ना फाइनेंस आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट से। फिर नेक्स्ट आपका होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो मैंने बोला था ना ऊपर में, वही यही है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा ईयर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, फाइनेंशियल दो या दो से ज्यादा ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे कि 2017 के डेटा को 2018 से, 2018 के डेटा से 2019 के डेटा को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो आपका ये कहलाता है आपका क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ में 2017 है, ठीक है, यहाँ पे 2018 आपका, ठीक है, 2017 में सेल्स कितना था 2 लाख, और 2018 में सेल्स कितना आपका 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा चेंज कितना हुआ, हम लोग को ये निकालना होगा कि चेंज कितना भाई। तो चेंज तो पहले था 2017 में इतना था, तो 18 से 17 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2 लाख का चेंजेस आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट चेंज को भी निकालेंगे, और साथ ही साथ परसेंटेज में कितना चेंजेस हुआ ये भी निकालेंगे हम लोग, किसमें, आपका
कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। तो परसेंटेज को भी निकालना है और अपने को एब्सोल्यूट चेंज भी निकालना होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा होगा, जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं तो एब्सोल्यूट चेंजेस भी निकलता है अपना और आपका परसेंटेज चेंज भी निकलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स साइड बाय साइड facilitated over year or periods over period analysis. This statement enables the users to observe the trends, growth, decline in financial performance and position. मतलब यहाँ पे हम लोग जब ईयर बाय ईयर कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे देखो 2017 में सेल्स कितना था आपका 2 लाख, 2018 में सेल्स कितना हुआ आपका 4 लाख, मतलब सेल्स अपना बढ़ा है, ग्रोथ हुआ है कंपनी का ना। तो ये पता लगा था हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये समझेंगे हम लोग। टू एवेल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी ओवर टाइम, हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझते हैं ओवर टाइम, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, एसेट एंड लायबिलिटीज, हम लोग कंपनी के ट्रेंड्स को समझते हैं, रेवेन्यू का पैटर्न क्या हो रहा है, कब कब रेवेन्यू मेरा बढ़ जाता है, कब कब रेवेन्यू मेरा घट जाता है, मेरा बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, एसेट्स कितना पास है मेरे पास, लॉसेस कितना है, वो सब जानते हैं हम लोग। टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग द चेंजेस, मतलब इसके हेल्प से हम लोग डिसीजन भी बहुत फास्ट लेते हैं कि फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, ठीक है। ये सब आपके स्टेक होल्डर को बहुत काम आता है ये सब। फिर नेक्स्ट आपका की फीचर क्या आपका डिस्प्ले फाइनेंशियल डाटा फॉर मल्टीपल पीरियड्स इन एडजेसेंट कॉलम, इसमें हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट आपके फाइनेंशियल ईयर के डेटा को या पीरियड्स को डिफरेंट कॉलम में डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हाईलाइट द एब्सोल्यूट चेंज, कि एब्सोल्यूट चेंज मतलब मेरा 2017 में सेल्स था 2 लाख, 2018 में सेल्स हो गया 4 लाख, तो सेल्स कितना पड़ा 2 लाख से चेंजेस हुआ, ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। एंड परसेंटेज में भी फिर उसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं हम लोग। यूजफुल फॉर द ट्रैकिंग द फाइनेंशियल ट्रेड एंड मेकिंग कंपेरिजन, वही कंपेरिजन करने के लिए और ट्रेंड्स को पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से ये आपका खत्म होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट और एक चीज है हम लोग का, लास्ट है जो आज का सेशन का, व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, मेंशन इट्स यूजफुलनेस, कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है और इसका मतलब इसके यूजेस क्या होता है, ठीक है। तो पहला बात, ट्रेंड एनालिसिस इज ए फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक यूज्ड टू एवेल्यूएट द चेंजेस इन कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देखो ट्रेंड एनालिसिस एक तरीके का फाइनेंशियल टेक्निक होता है जिसके हेल्प से हम लोग ये पता लगाते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में पीरियड ओवर पीरियड कितना चेंजेस आया है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स सच एज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट अक्रॉस द मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, ट्रेंड और चेंज। मतलब यहाँ पे जो आपका इनकम होगा, एक्सपेंसेस होगा या प्रॉफिट्स होगा या सेल्स होगा, उसको डिफरेंट हम लोग ईयर के साथ कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि मेरा ट्रेंड कैसा है, मेरा बिजनेस का पैटर्न कैसा है, ये पता लगाते हैं। तो इसी को भैया बोलते हैं हम लोग ट्रेंड एनालिसिस। इसका यूजफुलनेस क्या होता है, देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा से करना आप लोग। देखो पहला बात एवेल्यूएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानना है तो आपको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ में क्या लिखा, देखो हेल्प्स ए ट्रैक कंपनीज फाइनेंशियल प्रोग्रेस बाय एग्जामिनिंग द ट्रेंड्स इन रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट देखो ट्रेंड्स ऐसा होता है, ठीक है, जैसे कि ट्रेंड्स ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, फ्यूचर में ग्रोथ होगा या नहीं होगा, तो ये सब पता आपको लगता है किससे, आपके ट्रेंड एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ना हम लोग ट्रैक करते हैं फाइनेंशियल प्रोग्रेस लाइक एग्जामिन करके कि ट्रेंड्स कैसा है, रेवेन्यू का ट्रेंड्स कैसा है, एक्सपेंसेस कितना अपना, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, तो ये सब हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रेडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस, अगर मान लो देखो ट्रेंड एनालिसिस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को पता लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होगा, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, फिर हम लोग बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, तो अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सा बात है मेरा बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करने वाला है, तो हम लोग और इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ करेंगे जिससे कि मेरा बिजनेस और फैले, ठीक है। तो ये ट्रेंड के हेल्प मतलब हाईलाइटिंग द एरियाज ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ, मतलब ऐसा एरिया खोजेंगे जहाँ पे ग्रोथ कंसिस्टेंट वे में हो रहा है, ठीक है, मतलब सेल्स आपका बढ़ रहा है, ठीक है। फिर स्पोर्टिंग द वीकनेस और रिस्क, फिर हम लोग स्पोर्ट भी करेंगे मेरा रिस्क क्या है, मतलब मेरा नुकसान कहाँ होने लगा, मेरा वीकनेस क्या है, ये सभी पता चलता है हम लोग को ट्रेंड एनालिसिस से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रेंड एनालिसिस भी होता है खत्म, ठीक है। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मैं इंडियन डेवलपमेंट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और लेके आने वाला हूँ, सो प्लीज अगर
आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो भैया मैंने पहले भी बता चुका कि अगर नोट चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा आपको 87219364N62। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं आपको कंपनी के पूरा का पूरा नोट्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा नोट्स, और भी आपको जो भी नोट चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करो, मिल जाएगा। ठीक है, सो फाइनली करता हूँ आज के वीडियो में समाप्त।